गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में डिस्कशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शिक्षण विधि में बहुत सारे जो हैं टीचिंग मेथड हैं जिनके बारे में पहले कई बार पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे यानी तर्क वितर्क या वाद विवाद विधि। इसमें क्या है कि एक अध्यापक कक्षा में अपने छात्रों को अपने भाषण के साथ साथ खुद सक्रिय रहकर अपने छात्रों को भी सक्रिय रूप से रहकर उनको ज्ञान देने की कोशिश करता है। इसके अलावा दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में छात्रों को ज्ञान देते समय उसको निष्क्रिय नहीं रख सकते। उनको अगर हम क्रियाशील रखकर या किसी क्रिया के माध्यम से उनको अगर हम ज्ञान देते हैं तो वह ज्ञान ज़्यादा लंबा होगा और उनके लिए स्थायी होगा, उनके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ पाएगा और वो उसको अच्छे तरीके से जान भी पाएंगे। एक विद्वान हैं जेम्स ली, उनके अकॉर्डिंग एक परिभाषा के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्कशन मेथड है वो एक सामूहिक क्रिया है। इसमें छात्र और अध्यापक सहयोगात्मक क्रिया द्वारा किसी भी विषय पर वार्ता करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक और छात्र मिलजुल कर किसी भी विषय पर आपस में वार्ता करते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से ज्ञान नॉलेज लेते हैं और उसकी समस्या का निवारण करते हैं, जो भी हम डिस्कशन मेथड में लेते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्कशन मेथड में स्वतंत्रता पूर्वक एक अध्यापक अपने बच्चों को अच्छी जानकारी देता है ज्ञान से संबंधित, और छात्र भी जो है स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न अपने अध्यापक से बिना हिचकिचाहट के पूछकर अपने ज्ञान को उपयोगी बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा डिस्कशन मेथड वाद विवाद या तर्क वितर्क मेथड कहलाता है। हमारा जो डिस्कशन मेथड है इसके दो फॉर्म हैं, इसके दो रूप हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल रूप औपचारिक है, इसमें जो है एक समय सीमा होती है, कुछ नियम होते हैं जिनके अंदर जो है छात्र और अध्यापक को बंद कर जो है अपना जो है डिस्कशन मेथड करना होता है। डिस्कशन मेथड के ऊपर जो है वाद विवाद चर्चा करनी होती है। इसमें कक्षा के ही विद्यार्थी शामिल होते हैं, कक्षा में से ही किसी एक व्यक्ति को, एक छात्र को जो है सभापति बना लिया जाता है और कुछ अन्य पदाधिकारी छात्रों में से ही चुन ले जाते हैं। और इस प्रकार से है जो फॉर्मल हमारा जो डिस्कशन मेथड है वो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है और उससे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फॉर्मल डिस्कशन में हमें नियमों का जो है पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ जाता है और नियमों से बाहर रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा है हमारा इनफॉर्मल अनौपचारिक। अनौपचारिक में किसी तरह का कोई नियम पाबंदी या समय सीमा नहीं होती। इसमें छात्र और अध्यापक गण मिलजुल कर एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से कोई भी प्रश्न पूछकर अपने विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा असर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्कशन। वे सभी आवश्यक चीजें या अंग जो हमारे डिस्कशन मेथड के लिए जरूरी हैं। जब भी हम डिस्कशन मेथड को प्रयोग करते हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्कशन मेथड को प्रभावी बनाती हैं। सबसे पहला है हमारा लीडर, नेता। एक अध्यापक डिस्कशन मेथड में नेता होता है, वही है जो डिस्कशन मेथड का जो है सब्जेक्ट है, विषय है, टॉपिक है, तैयार करता है और बताता है कि कक्षा में डिस्कशन मेथड में कौन सा टॉपिक दिया जाएगा। वही जो है पूरी कक्षा पर नियंत्रण रखता है, अपने भाषण पर नियंत्रण रखता है, अपनी जो है ज्ञान को अच्छे तरीके से बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसका जो है डिस्कशन मेथड में भाषण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे चाहे का मानसिक स्तर किसी भी तरीके का हो, चाहे वह मान लो मंद गति से सीखने वाला हो और चाहे वह तेज गति से सीखने वाला हो, उन दोनों तरह के बच्चों के लिए हमारा डिस्कशन मेथड प्रभावी होना चाहिए। मंद गति से सीखने वाले बच्चों के भी हमें आचार विचार अपने डिस्कशन मेथड में ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी कक्षा में तेज बुद्धि वाले हैं या सामान्य बुद्धिवादी हैं, उन बच्चों के भी विचारों को हमें कक्षा में एक दूसरे छात्रों के सामने रखना चाहिए और उनके विचारों को भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक अध्यापक का भी यह कर्तव्य भी है कि डिस्कशन में कौन कौन छात्र रुचि ले रहा है, कौन कौन छात्र क्या एक्टिविटी कर रहा है और उसे अपनी भी जो है सक्रियता कक्षा में दिखानी होती है। इस प्रकार एक नेता का डिस्कशन मेथड में बहुत बड़ा रोल है और उसी के रोल से जो डिस्कशन मेथड कामयाब होता है।
नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का समूह। छात्रों के समूह से हमारा संबंध यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की कक्षा के छात्रों से है। यहाँ पर जो हमारे कक्षा में उपस्थित छात्र होते हैं वह हमारे डिस्कशन के मेथड के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी हम उन्हें दूसरा महत्वपूर्ण भाग भी कह सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग तो हमारा अध्यापक होता है, दूसरा महत्वपूर्ण हमारा अंग है जो भाग है वह हमारी कक्षा है। कक्षा में अलग अलग मानसिकता वाले बच्चे होते हैं, कम बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले। इसके अलावा अलग अलग रुचियों वाले होते हैं, अलग अलग पसंद नापसंद, अलग अलग विषयों को पढ़ने वाले होते हैं। इस तरीके से हमें डिस्कशन में सभी प्रकार के बच्चों की जो है रुचियों को ध्यान में रखकर, उनकी मानसिकता को ध्यान में रखकर, उनके स्तर को ध्यान में रखकर जो है हमें डिस्कशन मेथड में कोई ऐसा टॉपिक लेना चाहिए कि हमें सब बच्चों को बराबर सामान्य रूप से शिक्षा दे सके, कोई नया ज्ञान उनको दे सके, यानी सभी बच्चे कुछ ना कुछ नया सीख सके। कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि ये तो मेरी मानसिकता से परे है या मेरी मानसिकता से बहुत नीचे है, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था, या कोई छात्र ये नहीं सोचे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्कशन है मेथड है वो हमारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसका जो अंग है उसे पूरे तरीके से समझ में आना चाहिए। उसका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम और टॉपिक। तीसरा जो हमारा अंग है कोई भी समस्या या टॉपिक है। बच्चों के बाद हमारा जो टीचर है वो हमारे डिस्कशन मेथड के लिए कोई भी समस्या या कोई भी टॉपिक को चुनता है और हमारे छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, जिस पर जो है वाद विवाद या तर्क वितर्क किया जाता है। यह टॉपिक या समस्या वास्तविकता से संबंधित होनी चाहिए, बच्चों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, हमारे सिलेबस से संबंधित होनी चाहिए और उनको निजी जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने से भी जो है संबंधित होनी चाहिए। यानी उनके पास वर्तमान में जो ज्ञान है वह उस ज्ञान के आधार पर भविष्य में किसी भी समस्या को सुलझा सकें या कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकें जो भविष्य में उनके काम आ सके। इस प्रकार से हम जो है कोई भी टॉपिक या समस्या वाद विवाद के लिए चुनते हैं और हमारी जो समस्या या टॉपिक है वो पूरी तरह से बच्चों के लिए होनी चाहिए, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। समस्या या टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ना बना पाए। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम या टॉपिक को चुनना है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल। हमारे डिस्कशन मेथड के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे चार्ट, मानचित्र, मॉडल, उसके अलावा और भी रियल ऑब्जेक्ट या कुछ और चीज़ें, वो सभी जो है हमारे मटेरियल आते हैं। हमें अपने डिस्कशन मेथड में ये सब चीज़ें विशेष रूप से जो है यूज करनी चाहिए। इससे हमारा डिस्कशन जो है और अधिक रुचिपूर्ण होगा, बच्चे और अधिक अच्छे तरीके से जान पाएंगे, सीख सकेंगे और उसे अपनी जिंदगी में जो है समझ पाएंगे और आने वाले जीवन में उसको जो है अपने जीवन में लागू भी कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे जो आंखों से देखते हैं और साथ ही क्रियाशील होकर कोई भी काम करते हैं वह काम उनको ज्यादा देर तक याद रहता है, यानी उस काम को वह भविष्य में भी करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन और अंत में हमारा मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन में एक अध्यापक को यह देखना होता है कि हमारा डिस्कशन मेथड कहाँ तक कामयाब रहा, हमारा जो टॉपिक था क्या वह बच्चों को समझ में आया और अगर समझ में आया तो कितना समझ में आया, क्या हमारा टॉपिक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाया जो हम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे, हमारी कक्षा में कितने छात्रों ने हमारे डिस्कशन में भाग लिया, क्या कुछ छात्र ही जो है डिस्कशन में भाग ले रहे थे, ज्यादातर छात्र जो है डिस्कशन से इधर उधर मुंह फेर रहे थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे डिस्कशन में कितने ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। इस तरीके से हम मूल्यांकन निकालते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा जो डिस्कशन मेथड है, चर्चा की, उसमें कितने बच्चों को लाभ मिला, कितने बच्चों को ज्ञान मिल पाया, ये सब चीजें हम अपने मूल्यांकन में देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कशन मेथड में इसका मीनिंग, फॉर्म्स और उसकी महत्वपूर्ण अंगों के बारे में समझा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे डिस्कशन मेथड को प्रभावित बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और करेंगे। थैंक यू।